नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, दिल्ली पुलिस पिछले 3-4 महीनों से दिल्ली में छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का एक अंधाधुंध अभियान चला रही है। उसने सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर झूठे मुकदमे लगाए हैं, उनको झूठे मामलों में फंसाया गया है, उनमें उनके खिलाफ ऐसी धाराओं का इस्तेमाल किया गया है जैसे आतंकवाद निरोधक कानून का इस्तेमाल किया गया है, राजद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं और जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता थे उनको दंगों में भी फंसा दिया गया है। तो ये एक अभियान दिल्ली में लगातार चल रहा है। अभी कई महिला कार्यकर्ताओं को भी इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। सफूरा जरगर की गिरफ्तारी हुई है जो गर्भवती हैं और कई महीनों से उनको जेल में रखा गया है। अभी 3-4 दिन पहले 2 और महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की गिरफ्तारी हुई है और ये पिंजड़ा तोड़ अभियान की फाउंडर मेंबर हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। एनआरसी और सीए के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जब इनको पुलिस ने पकड़कर अदालत में पेश किया तो अदालत ने तुरंत कहा कि इन पर कोई चार्ज नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता है और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हड़बड़ाहट में तुरंत एक नया मामला बनाया और फिर अदालत में पेश कर दिया और उन्हें 2 दिन की रिमांड पर उन्हें फिर से गिरफ्तारी में ले लिया। तो दिल्ली पुलिस लगातार टारगेट कर रही है सीएए एनआरसी के प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ और उनको किसी न किसी बहाने गिरफ्तार कर रही है, उन पर झूठी धाराएं लगाई जा रही हैं। तो ये एक अभियान चल रहा है दिल्ली में, लेकिन इस अभियान के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप हैं, खामोशी ओढ़े हुए हैं। उनके मुंह से 2 बोल नहीं फूट रहे हैं। जब दिल्ली में अत्याचारों का ये एक दौर चल रहा है उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे, तब ना वो बोल रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी कुछ बोल रही है। उसने अपने होठ सी रखे हैं। वो पार्टी जो छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर उतारू हो जाती थी, आज जब दिल्ली में इस पैमाने पर इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है तो वहाँ कोई हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का, उनकी पार्टी का इन गतिविधियों से कोई वास्ता नहीं है, इन अत्याचारों से उसका कोई लेना देना नहीं है और दिल्ली की उस जनता से भी उसका कोई लेना देना नहीं जिसको सताया जा रहा है। तो एक तरह का विश्वासघात महसूस कर रही पूरी दिल्ली और पूरा देश भी कि ये लोग जो बड़े आंदोलनकारी बनते थे, क्रांतिकारी बदले थे, नई राजनीति की शुरुआत करने वाले बनते थे, वो इस तरह से समझौता परस्त हो गए हैं, इस तरह से खामोश हैं, चुप हैं। जाहिर है कि केजरीवाल सरकार शक के घेरे में है, कटघरे में आ गई है। कटघरे में तो बहुत पहले से आ गई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग उसको एक छूट देते जा रहे थे। मसलन दिल्ली चुनाव के दौरान जब वो शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शनों या देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में खामोश थी, केवल सीए का विरोध भर करके, वो भी मीडिया में, ज़्यादा उसने प्रदर्शनों वगैरह का समर्थन भी नहीं किया था। तो ये मान लिया गया था कि ये एक सही रणनीति है, क्योंकि बीजेपी पूरे चुनाव को एक तरह से पोलराइज़ करना चाहती हिंदू मुस्लिम में और मिनी पाकिस्तान कह के बदनाम कर रही है शाहीन बाग और जो मुस्लिम के द्वारा जो दूसरे प्रदर्शन हो रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने को अलग करके ये ठीक किया है। अगर वो पोलराइज़ कर पाती तो चुनाव ही प्रभावित कर ले जाती, जीत जाती, जो उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली इस रणनीति की वजह से। तो इसे सभी ने ठीक भी माना था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि चुनाव के बाद भी उनके रंग रूप नहीं बदले और वो उसी ढंग से चलते रहे। वो हनुमान भक्त हो गए और धीरे धीरे दिल्ली में जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ बोलना उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ तक कि धारा 370 पहले भी वो करते रहे, धारा 370 के खिलाफ भी उन्होंने दिल्ली केंद्र सरकार का समर्थन किया था और अब भी वो जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो
लॉकडाउन का मामला हो, चाहे कोरोना से लड़ने का मामला हो, इन सब मामलों में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। खैर, हम वापस आते हैं कि दिल्ली पुलिस जो कुछ कार्रवाई कर रही है उसके बारे में केजरीवाल सरकार का जो रवैया है उसकी वजह क्या है, उसका ये चरित्र है क्या, या क्या मूल चरित्र यही है या उसकी रणनीति का हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको एक रणनीति के तौर पर अगर देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई पंगा ना लिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई भी मामला गढ़ सकती है। वो इस समय बहुत निरंकुश भी है, उसके पास दूसरी बार चुन के आने के बाद उसका तौर तरीका एकदम से बदल गया है, तो उनको फंसा सकती है, उनके विधायकों को फंसा सकती है। और इसने दिल्ली के दंगों में उन्होंने देखा भी कि कैसे उनके विधायक, उसके पहले जामिया के प्रदर्शनों के दौरान अमानतुल्लाह खान को फंसाया गया और इसके बाद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में जो पार्षद हैं उनको फंसाया गया। तो ये फंसाने के डर, उनको भी फंसाने का डर, उनकी सरकार को अस्थिर करने का डर, उनकी सरकार को बर्खास्त करने का डर, ये केजरीवाल सरकार के दिमाग में और मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिमाग में हावी हो गया है और वो खौफज़दा हैं। और इस वजह से उन्होंने ये रणनीति बना ली है कि वो इससे टकराएंगे नहीं, केंद्र सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, बस दिल्ली के जो छोटे मोटे विकास का काम है उसमें जुटे रहेंगे। कोरोना वायरस के आने के बाद उनके पास अब एक और बहाना है कि वो कोरोना संकट से लड़ने में व्यस्त हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये भी कोरोना संकट से कम बड़ा संकट नहीं है। तो ये जो चरित्र उभर कर आ रहा है ये बहुत ही डरपोक चरित्र है। अगर केजरीवाल डरपोक हैं इस हद तक कि वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं, किसी इशू पर अपनी राय नहीं रख सकते हैं, और अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब उनकी ही अपनी उनके ही अपने राज्य में जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो जाहिर है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो जाती है, हो गई है। और अब इसके बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो कोई साहसिक वक्तव्य देंगे, साहसिक स्टैंड लेंगे। तो ये जो उन्होंने डरपोक वाला रवैया अपनाया है ये उनकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं, उनके पार्टी के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं, उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक जुझारूपन होता है पार्टी में जो उसको आगे ले जाता है, और ये डरपोकपन उनके जुझारूपन को ख़त्म कर रहा है। तो ये एक तरह का आत्मसमर्पण है डर के मारे केंद्र सरकार के सामने, और एक आत्मसमर्पण नेता कोई कभी भी कहीं से सम्मान हासिल नहीं कर सकता है, विश्वास उसको किसी भी जनता से कभी मिल नहीं सकती है। तो अब दूसरी बात पे आते हैं कि ये दरअसल केजरीवाल थे ही ऐसे, दरअसल केजरीवाल की टीम थी ही ऐसी, हिंदुत्ववादी संघी थी। उसने एक धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा ओढ़ रखा था अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन दरअसल अंदर से वो यही थी, आरक्षण विरोधी, संघ की विचारधारा से सहमत, उस राष्ट्रवाद से सहमत जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही जाती है और एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जाता है। तो ये एक तरह से बीजेपी के एजेंडे की स्वीकारोक्ति है जो केजरीवाल साहब ने अब इसमें अपना लिया है। और वास्तव में जो कहा जा रहा था पहले कि केजरीवाल बी टीम है बीजेपी की, वो अब साबित हो रहा है। यानी दिल्ली से कांग्रेस को बाहर करके उन्होंने बीजेपी के एजेंडा को एक तरह से लागू कर दिया कि कैसे कांग्रेस मुक्त दिल्ली कर दी जाए, तो उन्होंने वो कर दिया। तो एक तरह से ये देखा जाए कि अपने बी टीम होने के आरोप को उन्होंने साबित कर दिया। और ये जिस तरह की धारा 370 का समर्थन करके भी उन्होंने ये साबित किया था, और CAA NRC के विरोध में खुलकर आने की ज़रिए भी उन्होंने ये साबित किया था। तो ये एक पाखंड था जिसकी कलई अब खुल गई है, और इसी वजह से दूसरे दल अब उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उनको बुलाया नहीं गया था। जाहिर है कि उनका ढोंग उनको समझ में आ रहा होगा, उनका पाखंड दिख गया होगा कि ये अंततः तो बीजेपी से मिला हुआ है, केंद्र सरकार से इसने हाथ मिला लिया है, तो इससे इस पर भरोसा करके नहीं चला जा सकता। एक तीसरा नज़रिया ये है कि सचमुच में फ़िलहाल एक रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र सरकार से हाथ मिला लिया हो कि आप हमारे अखाड़े में मत आइए, हम आपके अखाड़े में नहीं आएंगे, आप दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है,
दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, आपको जिस जैसे चाहे इसको डील करो, हम इस बारे में चुप रहेंगे। लेकिन दिल्ली में जो कामकाज करना है हमको, वो हमको करने दो, उसमें आप कुछ मत बोलो। तो ये डील बीजेपी को सूट करती है। बीजेपी को और क्या चाहिए? दिल्ली में एक ऐसी सरकार, लुंज-पुंज सरकार, जो छोटे मोटे विकास कार्यों में ही रुचि रखती हो, उसको वहाँ उलझा दिया जाए और हमारा जो बड़ा अभियान है, हिंदू राष्ट्र का अभियान है, वो अबाध रूप से चलता रहे। हम जो दिल्ली को गुजरात मॉडल के तहत इस तरह से विरोध को ख़त्म करके अपनी एक पूर्ण सत्ता कायम करना चाहते हैं, वो उस स्थिति को ले आए तो ये अच्छा ही है। तो अगर ये समझौता उन दोनों के बीच में हो गया है तो ये एक तरह की राजनीतिक दल इस तरह की समझौते करते हैं, इसको व्यवहारिक राजनीति में भी कभी कभी सही मान लिया जाता है, लेकिन दरअसल ये समझौता व्यवहारिक राजनीति के तकाजे से कम और ऐसा लगता है कि अवसरवाद से ज़्यादा है, सत्ता की भूख और लिप्सा से ज़्यादा है, सत्ता में चिपके रहने से ज़्यादा है। इसीलिए इतने बड़े मसले पर, इतने बड़े पैमाने पर अगर दिल्ली सरकार कुछ कर रही है और उसने वो कुछ नहीं बोल रही है, तो ये उसकी विश्वसनीयता को ख़त्म करता है, उसकी साख को ख़त्म करता है और विशुद्ध रूप से उसके बारे में यही राय बनती है कि वो एक सत्ता के भूखा एक गिरोह है जो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार हो सकता है। दरअसल केजरीवाल की साख पहले ही बहुत घट गई थी। लगातार उनके साथ ऐसे जो लोग जुड़े हुए थे जिनकी साख थी, धीरे धीरे करके चले गए या उनको विदा कर दिया गया। बहुत सारे नेता गए हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है और अब केवल एक चापलूसों का गिरोह उनके पास है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और उन्हीं के ज़रिए वो अपनी सरकार चला रहे हैं। ठीक है कि वो 2 चुनाव जीत गए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे छोटे राज्य के से बाहर भी नहीं बढ़ पाए हैं वो, और ना ही बढ़ने की अब कोई संभावना, कोई गुंजाइश दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब केजरीवाल का खेल ख़त्म, केजरीवाल का जादू ख़त्म, केजरीवाल की पार्टी अब दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी है और उसका भविष्य अब कुछ और नहीं है? ये लगभग आज की तारीख में पूर्ण सच्चाई लग रही है और इसको गलत साबित करने के लिए केजरीवाल साहब को अपने खोल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने को ज़्यादा ताकतवर, हिम्मतवर दिखाना पड़ेगा, अपनी नीतियों में वो पैनापन लाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को जुझारूपन के साथ फिर से खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके दिमाग में सत्ता हावी हो गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी हावी हो गई है, तो आप इन सब की उम्मीद अब ना रखें तो ही अच्छा है। तो मित्रों, ये था आज की मेरी वीडियो चर्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।